सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा खान और मैं हूं पाकिस्तान में मुनसिफ़े आला की तब्दीली का मरहला तकरीबन तय होने को है। 26वीं तरमीम के बाद हुकूमत की खुसूसी पार्लिमानी कमेटी ने अदालत उज़्मा के 3 सीनियर तरीन जजों में से सबसे जूनियर जज याहिया अफरीदी को सुपरसीड करके चीफ जस्टिस पाकिस्तान नामजद किया था, जिसका ऐवान सदर से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इस नोटिफिकेशन ने हुकूमत, अदलिया और अपोजिशन में जारी कशमकश का फैसला कर दिया या अभी पिक्चर बाकी है। पीटीआई ने इस तब्दीली पर एहतजाज का ऐलान किया है। अपोजिशन वकला की जानिब से भी ऐसे एहतजाज की तवक्को कर रही है, लेकिन आज मुल्क की बड़ी बार कौंसिल की जानिब से जस्टिस याहिया अफरीदी की तकर्री को खुश आइंद करार दिया है, जो मुमकिन वकला तहरीक के लिए कुछ अच्छा शगुन नहीं है। साथ ही ये सूरत हाल क्या हुकूमत के लिए लंबी तान कर सोने वाली है? क्या अब सानहा 9 मई के मुल्जिमान इमरान खान समेत फौजी अदालतों में पेशियां भुगतेंगे? क्या आईनी बेंचों के बाद अब दोबारा हुकूमत पीटीआई पर पाबंदी लगाने की कोशिश करेगी और इस कोशिश में इसे हालिया अदालती तब्दीली से क्या सपोर्ट मिलेगी? इसका जवाब बहुत मुश्किल है। नामजद चीफ जस्टिस कानून की किताब खोलकर नाक की सीध में चलने वाले जज समझे जाते हैं और यही बात उनके फैसले भी बताते हैं। जस्टिस याहिया ने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ दायर सदारती रेफरेंस में उनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। ताहम हाल ही में वो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के साथ उन 4 जजेस में शामिल थे जिनका कहना था कि मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं दी जा सकती। सियासतदानों की ताहयात नाअहली केस में 7 रुकनी बेंच में सिर्फ एक जज ने इख्तलाफी नोट लिखते हुए ताहयात नाअहली को दुरुस्त करार दिया था और वो जस्टिस अफरीदी ही थे, जिनका कहना था कि पार्लियामेंट सादा कानून साजी से सुप्रीम कोर्ट का फैसला खत्म नहीं कर सकती। 18वीं तरमीम का जायजा लेते हुए मुहतात रहना चाहिए। यह तरमीम सियासी जमातों ने मुतफिका तौर पर मंजूर की थी और दूसरे लफ्जों में जस्टिस याहिया अफरीदी के फैसलों का रिकॉर्ड बताता है कि किसी को ज्यादा खुश होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। और इसके साथ साथ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पीटीआई को बड़ा रिलीफ मिला है। तोशाखाना केस में बुशरा बीबी की जमानत मंजूर हो गई है। बुशरा बीबी के लिए अगर जेल का दरवाज़ा खुल जाता है तो एक सवाल है, क्या वो नुसरत भुट्टो और कुलसूम नवाज की तरह मुंतशिर क़ियादत वाली पीटीआई की कमान संभाल कर पार्टी को हुकूमत के लिए लोहे के चने बनाएंगी या फिर नहीं करेंगी कुछ? इस पर और बाकी जो जितने भी मामला डिस्कशन स्टूडियोज में मौजूद हैं। शैला रजा साहबा, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, किसी तारीफ की मोहताज नहीं। राना एहसान अफजल साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और कुछ देर के बाद हमें फैसल चौधरी साहब भी ज्वाइन करेंगे। तमाम मेहमानों को वार्म वेलकम। शैला साहिबा, ज़रा मैं आपसे शुरू कर लेती हूँ क्योंकि 26वीं तरमीम का क्रेडिट बिलावल साहब ले रहे हैं, पीपल्स पार्टी ले रही है। जब से हुकूमत बनी है विदाउट एनी डाउट के पीपल्स पार्टी के सहारे पे बनी है। वो अलग बात है कि आईनी ओहदे आपके पास हैं, वजारतें उनके पास हैं। ये पहला ऐसा मामला है जिसपे बिलावल भुट्टो साहब ने खुलकर सामने आके लीड किया। एक तो बात ये है कि देखिए, हुकूमत कोई भी पार्टी बनाती, पीपल्स पार्टी का यही रोल होता, क्योंकि स्प्लिट मैंडेट आवाम ने दिया है। अच्छा, ठीक है कि इसमें बिलावल भुट्टो साहब ने बहुत मेहनत की है, लेकिन ऐसा नहीं है। हुकूमत ने भी अपना जिस तरह से किरदार अदा किया है, अगर वो किरदार अदा ना करती तो फिर ये कंसेंसस डेवलप नहीं होता। बहुत एक तो लोगों ने पहले दफ़ा जब तरमीम पेश हो रही थी तो कुछ ऐसा माहौल बनाया कि जैसे तरमीम पास भी हो जाएगी, जबकि वो मुसव्वदा ही था जिसको लाना था और उसके बाद उस पर इसी तरह 1-1.5 महीने बहस होती। लेकिन उस में फिर जो भी ऐसे आर्टिकल्स थे जिन पे एतराज़ बाकायदा एक पार्लियामेंट में या उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी में या पार्लिमानी कमेटी में होता, वो फिर घरों में हुआ और फिर चेयरमैन बिलावल ने मूव की। लेकिन जो जो उन्होंने ऑब्जेक्शंस थे मौलाना साहब के साथ मिलके, जो भी ऑब्जेक्शंस थे उसको हुकूमत ने माना, उसको हुकूमत ने नहीं किया और इस तरह कंसेंसस हुआ और पीटीआई ने भी उसमें भरपूर हिस्सा लिया। उन्होंने कोई भी मौलाना साहब पे एतमाद करते हुए कोई भी डिसेंटिंग नोट नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। तो ये तो हो गई एक बात। लेकिन अगर ये तरमीम नहीं भी होती
तो उस पे भी ना किसी की बेइज्जती होती ना कुछ, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ की ख्वाहिश थी आखिरी वक्त तक के पीटीआई वोट दे दे, क्योंकि वो कंसेंसस में शामिल रही, और कंसेंसस ना होता तो फिर ये पॉलिटिकल पार्टी का स्टेप ना होता। तो पॉलिटिकल हमने अपना, सब पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपना किरदार अदा किया है, और इंशाल्लाह अदा होता रहेगा। राना एहसान साहब, इस तरमीम का एक बेसिक मकसद ये था कि जो जजेस को मुतनाज़ बनाने का सिलसिला उसको रोक दिया जाए, उस पर एक फुल स्टॉप लगा दिया जाए। 3 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे, उनमें से कौन आगे आएगा, और फिर पार्लिमानी जो कमेटी है 12 रुकनी, एक मतलब मेरिट बड़ा वाजे होगा। इस पर खैर बहुत से लोगों की अब जो राय है आपके सामने आ गई। अब इस तरमीम को भी मुतनाज़ बना दिया गया, तो मुतनाज़ बनाने वाला जो सिलसिला था कि इसका फेवरेट जज या उसका फेवरेट, उसके दिल में उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर या उसके खिलाफ है, इसके दिल में बुग्स है, इस तरह के बयान सियासतदानों के ऑन रिकॉर्ड हैं किसी न किसी जज के बारे में, किसी न किसी फैसले के बारे में, लेकिन इस तरमीम को भी मुतनाज़ बना दिया गया, तो वो सिलसिला तो फिर भी ना रुका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये सियासत में हमेशा ऐसा टोला होता है जो चीज़ों को, अगर मईशत ठीक जा रही है तो कहेंगे मईशत ख़राब है, अगर मुल्क जो है वो महंगाई कम हो रही है वो कहेंगे महंगाई ये सारा झूठ है, ये फ़रेब है, अगर आइनी तरमीम जो है वो आइन की दुरुस्तगी यानी कि जुडिशरी की दुरुस्तगी इम्प्रूवमेंट के लिए की गई है तो वो कहेंगे इसके अंदर मैलाफाइड है। देखिए, दुनिया भर में जो जस्टिस की सिलेक्शन होती है, चीफ जस्टिस की सिलेक्शन होती है, इसके ऊपर दोनों साइडों पे आप डिबेट कर सकते हैं, और ये दर्जनों ममालिक हैं जहाँ एग्जेक्टिव का एक रोल है, पार्लियामेंटेरियंस का रोल है, पार्लियामानी कमेटीज़ का रोल है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के अंदर। ठीक है। और ये ऐसा कोई हमने अनहोना नहीं किया जो सिर्फ पाकिस्तान में है, दर्जनों ममालिक में ऐसे होता है। तो इसको मैं आपको ये भी बताऊं कि कुछ मुल्कों में ऐसे भी है कि फाल भी निकाला जाता है। एक आधा मुल्क मैंने देखा था कि ये ऐसा ये कंटेंशियस मैटर है कि जहां आप दोनों साइडों पे, अब देखें जब जजेस अपनी जजेस की सिलेक्शन कर रहे थे तो उसके ऊपर आपकी पूरी बार्स का क्या मौक़िफ़ रहा है। जो अकरम राजा साहब हैं उन्होंने इसकी तनकीद की हुई है कि जो जजेस हैं वो भी मखसूस फिर बेंचों से सिलेक्शन, जो मखसूस चेंबर से जजेस की तकर्रियाँ होती हैं, और फिर मखसूस जजेस जो कि एक ग्रुप से होते हैं उनको फिर जो है वो एलिवेशन मिलती है। तो ये हमेशा ऐसी डिबेट रहेगी। बहरहाल हमारी एक अच्छी नीयत थी, हमने अच्छी नीयत से जो है ये तरामीम की हैं, और मैं समझता हूँ कि अब अभाम कोई रह नहीं गया, और अगर कोई ऐसा हुआ, कोई इश्यूज हुए तो वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तहत जो है उसके थ्रू दुरुस्त की जा सकती है। जो कमेटी है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की, वो इन मामलात को टेकअप कर करने वाले तो तनकीद उस पे भी करते हैं। जी, उस पे भी करेंगे। तो मेरे ख्याल से ये मुल्क ने आगे बढ़ना है, और नए चीफ जस्टिस आ गए हैं, हमें ये दुआ करनी चाहिए है कि उनकी सरबराही में जो जुडिशरी है वो एक आम आदमी के लिए जो है बेहतर काम करे, और अगर कोई ऐसी कोई कमी पेशी आई तो लेजिस्लेचर सामने हमेशा तैयार होगा कि उस कमी पेशी के अंदर जो है वो उसको दूर कर दिया जाए। अच्छा मैम, अक़वाम मुत्तहिदा के जो सरबरा इंसानी हकूक़ हैं उन्होंने भी इस तरमीम पे तनकीद की। उन्होंने कहा है कि जी ये जो अदलिया की आज़ादी इसको शदीद मुतासर करेगी, तो अगर बाहर से भी इस पर तनकीद होगी। देखिए, मुख्तलिफ ममालिक हैं अक़वाम मुत्तहिदा में, और वहाँ पे हर ममालिक में हर गवर्नमेंट का अपना तरीक़ाकार है। हमने भी कर लिया, तो हम पे तनकीद करने के बजाय औरों के यहाँ भी देखें। अमेरिका में ताहयात जो है चीफ जस्टिस होता है, बहुत सारी जगह पे बहुत कुछ होता है, तो मैं नहीं समझती कि हमारे इंटरनल मैटर में किसी को इतना इंटरफेयर करने की। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ये जो वकला एहतजाज करेंगे राना एहसान साहब, फिर हुकूमत इसके लिए तैयार है? देखें, सबसे पहली बात तो ये कि ये जो तरामीम हुई हैं ये आइनी हक है पार्लियामेंट का कि अगर उसके पास 2/3 अक्सरियत हो तो वो कोई आइनी अमेंडमेंट करे अगर कंसेंसस बन जाए। नंबर 1, तो कोई ऐसा काम नहीं हुआ कि जो गैर आइनी हो, गैर अखलाकी हो, या जिसका मैंडेट ना बनता और वो हो गया। तो वही चीज़ हुई है जो पार्लियामेंट का किरदार, जो जिसके लिए पार्लियामेंट होती है, उसने अपना काम किया। और अब आप देखें कि सब जमातें, दर्जनों जमातें एक तरफ है, और एक वो सियासी टोला जिसका हमेशा इस मुल्क में इंतशार फैलाना ही मकसद है, वो एक तरफ है। तो मैं समझता हूँ कि उसी से रिलेटेड कुछ सेक्शंस हैं लॉयर्स के अंदर जो शोर मचा रहे हैं, लेकिन मैं नहीं समझता ये कि कोई लॉयर्स मूवमेंट बनने जा रही है, क्योंकि ये तरामीम तो ऐसी हैं कि हमने ऑपोजिशन को भी आवाज़ दी है।
अगर आपकी स्पेशल पार्लियामानी कमेटी है तो वहाँ भी प्रोपोर्शनेट आपकी रिप्रेजेंटेशन है, अगर जुडिशल कमीशन है तो वहाँ भी ऑपोजिशन के मेंबर बैठे हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये तो ऐसी तरह मीम है कि हमने तो नहीं इक्तदार में रहना हर वक्त, और कई बार कौंसिल्स ने वेलकम किया है उनको याहिया साहब को। तो मैं समझता हूँ कि ये जो है अगर पहिया घूम भी जाए और हम ऑपोजिशन में भी बैठे हों तो हमें एक रिप्रेजेंटेशन मिलेगी इन मामलात के ऊपर, जो कि एक पॉजिटिव स्टेप है इन तरामीम का। अच्छा, ये जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है शैला साहिबा हॉर्स ट्रेडिंग का, जी अगवा किया गया और अगवा करके करवाया गया, खैर बाद में फिर शोकस नोटिस भी जारी कर दी। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि अगर अगवा किया जाए किसी को, मेरे प्रोड्यूसर साहब कहें कि कल मैंने छुट्टी करनी है, मैं पहले तो छुट्टी दे दूँ तो बाद में मैं कहूँ ज़रा आओ ना, तुम तो कहाँ गायब हो गए थे। या तो वो अगवा हुए थे, और अगर अगवा नहीं हुए थे तो अगर अगवा हुए थे तो फिर उनको शोकस नोटिस क्यों दिया गया, ये भी समझ नहीं आ रहा। और दूसरा सादिक संजरानी वाला मामला आपको याद होगा, तब पीटीआई की हुकूमत थी, तब भी वोट की तादाद चेंज हो गई थी। तो ये तो फिर हर दौर में होता रहा, तो तनकीद करने वाला भी तनकीद कैसे करे। कहते हैं कि झूठ बोल रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा होगा वैसा होगा। जी। और जो पहले एक बात ये करते हैं, तो देखें इनके सिर्फ आज़ाद अरकान ने वोट दिया है, लेकिन शो कॉज बेचारे उनको गया हुआ है जो इनके अपने कहलाते थे। और ये दराड़ अभी गहरी होगी, ठीक है, इसलिए कि जो भी देखिए ये जो पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स है, ये इनफैक्ट जो है ये जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसकी पॉलिटिक्स होती है। आप जीतने के बाद हर वक्त अपने लोगों को यही कहते रहेंगे, चलो चलो चढ़ाई करने इस्लामाबाद चलो, चलो चलो डी चौक चलो। आप लोगों के बहुत मसाइल हैं, पाकिस्तान में बड़े मसाइल हैं, आपको एक पॉजिटिव गेम का हिस्सा बनना होगा। तो अब ये जो सूरत हाल निकली है, इसमें जो है अब यहाँ पे भी दरार पड़ गई कि जो सलमान अकरम राजा हैं वो पार्टी की कमेटी में हैं, और उन्होंने जो है वो बैरिस्टर गौहर वगैरह को कहा कि आप ये जो कमेटी बनी थी जज का नाम फाइनलाइज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के, उसमें भी नहीं आने दिया। वो चाहते थे कि आए, तो ये दरारें पड़ती रहेंगी क्योंकि ये एक हुजूम है, ये एक गिरोह है जो जिसकी कोई राह नहीं है। अगर वो कोई मुतय्यन भी करना चाहे तो अडियाला से दूसरा हुक्म आ जाता है, तो इसका कोई मंजिल ही नहीं है, कोई समझ ही नहीं है, कोई तरीका ही नहीं है, तो यही होगा। राना एहसान साहब, ये अगवा का इल्ज़ाम जो लगाया जा रहा है, इसमें हुकूमत का क्लियर अब स्टैंड क्या है, हुकूमत क्या कहती है? ये क्लियर जाए तो अगवा का इल्ज़ाम अगर लगाया जाता है तो उसको साबित किया जाए, साथ ही उन लोगों को जो शोकस नोटिस जारी किए गए अपनी पार्टी के लोगों को, ये क्या कहानी है? देखिए, बात यह है कि कोई भी जमहूरी आदमी कोई जबर के साथ अगर किसी से वोट लिया गया है या कोई ऐसा कोई किया गया तो उसको कंडेम करेगा, और हम भी कंडेम करते हैं। लेकिन देखें, यहाँ तो मामला कुछ और हैं। यहाँ चीफ मिनिस्टर के ऊपर पीटीआई ने प्रोपेगेंडा किया कि वो अगवा हो गए हैं, उनको हिरासत में ले लिया गया है, लेकिन फिर उन्होंने अपनी ज़ुबानी सुनाई कि मैं 12 ज़िलों की सैर करके मैं अब पहुँच गया हूँ। तो यहाँ कहने का मतलब, यहाँ अब किस तरह हम डिफ्रेंशिएट करें, इन चीज़ों को साबित होना होगा कि कौन क्या था और कैसे हुआ। उन्होंने जोग्राफिया भी तब्दील कर दिया उस एरिया का। बिल्कुल, तो मेरे 12 अजला बता दी। देखिए, जब तक ये चीज़ें साबित नहीं होती तब तक हम इनको प्रोपेगेंडा समझते हैं, और अगर ऐसी कोई कंसर्न्स हैं तो उनको सामने लाया जाए, उसके पीछे खड़ा हुआ जाए, और फिर इसके ऊपर तहकीक हो और कोई वो आए दर्ज कराएं। पीटीआई अगर ऐसा कोई सबूत उनके पास है तो एफआईआर कटवाए, उसके ऊपर सबूत लेके आए, तो फिर जरूर इस पे कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन सलमान अकबर राजा तो बड़े कॉन्फिडेंट हो कि उनकी बॉडी लैंग्वेज आपने देखी थी कि हम ये करेंगे, अब हम कोर्ट में जाएंगे। अगर बैरिस्टर गौहर ने ये कहा, उन्होंने वैसे उन्होंने कहा कौन सा फेंस सुना नहीं, देखें, अगर बैरिस्टर गौहर ने ये कहा कि आपने ज़मीर की आवाज़ के तहत 7 हमारे रुकन असेंबली जो हैं वो हमारी सपोर्ट नहीं करेंगे, तो फिर क्यों उनको लगता है कि इन्होंने अपनी ज़मीर की आवाज़ सुन के जो है ये वोट नहीं किया तरामीम को? तो यहाँ तो जो है वो मैं समझता हूँ हिपोक्रेसी नज़र आती है उनकी। बिल्कुल, जो ये वोटिंग हुई है लोगों ने अपनी ज़मीर की आवाज़ पे की है, और किसी के साथ जोर क्या इनको डी-सीट करवाया जा सकता है? देखिए, इंडिपेंडेंट्स ने वोट किया है, और मेरे ख्याल से इंडिपेंडेंट्स तो पीटीआई के नहीं है, तो उनको तो डी-सीट नहीं किया जा सकता। और बाकी जो लोग जिन पे वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उन्होंने कोई ज़मीर फरोशी की है या जो भी किया है,
तो वो मेरे ख्याल से उनकी पार्टी का इंटरनल मैटर है, वो जिसके मर्जी साथ जैसा मर्जी करें, लेकिन उनको तब भी साबित करना होगा और अपने जो कानून है इलेक्शन कमीशन के उसके मुताबिक वो डी सीट की तरफ अच्छा, एक सवाल आप दोनों से, मैंने ब्रेक की तरफ जाने, लेकिन एक सवाल पूछकर हम ब्रेक की तरफ जाते हैं। 3 से 4 मिनट हैं। पहले दोनों से, क्योंकि बिलावल साहब ने बड़ा किरदार अदा किया, चलें आपसे मैम शुरू करते हैं, लेडीज़ फर्स्ट। मौलाना साहब को कैसे मनाया गया? मौलाना साहब के पास माशाल्लाह कामरान मुर्तज़ा हैं, इसके अलावा उन्होंने और भी जो है मौलाना साहब, लेकिन पहले मौलाना साहब भी तो नहीं मान रहे थे। मौलाना साहब सिग्नेटरी हैं, ये ऐसा नहीं है कि मान नहीं रहे थे। एक अफवाह फैला दी गई थी कि आज जो चीजें पेश होंगी वो आज ही पास करा ली जाएंगी। ठीक है, तो ऐसी उनको कोई बात तहफ़्फ़ुज़ात नहीं थे थी, उस पे क्रेडिट ले रहे हैं। तो अब जो है वो उन्होंने खुद हर चीज को पढ़ाया है, हर चीज को और उसमें भी जो चेंजेस आए उनकी ख्वाहिश के मुताबिक, मतलब क्रेडिट ले रहे हैं। भी है। बस आप कहें कि मौलाना खुश आए हैं, तो जितना उनका हिस्सा है वो खुद उनको भी मालूम है, वो खुश आए हैं और आखिरी वक्त तक उन्होंने पढ़ते रहे हैं हर चीज़ को और उसके बाद आए। आपका इस पे क्या? देखिए वो उनके बकौल तो सांप के दांत उन्होंने निकाले हैं ना, तो इसका मतलब है कि वो तो इसका पार्ट एंड पार्सल हैं और उन्होंने बड़ा इसमें मामलात किए, ये उनका मौक़िफ़ है ना। तो ये और उनके साथ, बल्कि उनके साथ राब्ते में थी पीटीआई और उनके साथ उनको गाइड कर रहे थे, उनके मुलाकात उनको गाइड करते रहे। ये पार्लिमानी कमेटी में भी पीटीआई भी शामिल थी, JUIF भी। तो मैं समझता हूँ ये एक मुश्तरका एक अमल है जिसके अंदर मौलाना साहब ने एक बड़ा अहम रोल अदा किया, बिलावल साहब ने बहुत अहम रोल अदा किया। ये सवाल, सॉरी मैं आपकी बात काटी, मौलाना साहब वाला सवाल इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि मौलाना साहब जब ये नहीं हुई थी मंजूर की तरमीम और ये अभी नफाज नहीं हुआ था, उससे पहले जो मामला डिले की तरफ जा रहा था, खैर डिबेट होनी चाहिए, खुलकर बात होनी चाहिए, सारे पॉइंट्स बड़े क्लियर थे, पर उसमें चेंजेस आए, वो उनकी मर्जी से फिर वो आए। लेकिन मौलाना साहब पर तनकीद इसलिए हो रही है, ये सवाल इसलिए उठाया जा रहा है कि मौलाना साहब इस तरह की बातें करते रहे ऑन रिकॉर्ड कि आइन के साथ अगर खिलवाड़ किया गया तो हम सड़कों पर होंगे, हम एहतजाज करेंगे। खिलवाड़ तो नहीं हुआ ना। नहीं तो तब उनको क्यों लगता था कि खिलवाड़ किया जा रहा है? देखिए ये चीज जरा ना गुत्थी सुलझ नहीं रही। क्या चले, बहरहाल बाद में वो मान गए। मौलाना साहब ने जब वो क्रेडिट ले रहे हैं, जब वो इन चीजों का क्रेडिट, अब तो क्रेडिट खिलवाड़ नहीं हुआ ना, अब जब वो क्रेडिट ले रहे हैं फिर तो वो अपनी जो बात उन्होंने पहले की वो तो फिर ऐसी चीज के साथ नहीं खड़े होंगे ना, तो क्रेडिट ले रहे हैं। ठीक है, इस पर आप कुछ ऐड करना चाहिए। 54, 55 जो चीजें उनके पास भेजी गई थी वो कोई फाइनल नहीं थी। ठीक है, अगर उस पे उनको इतराज था तो हमको भी था, हुकूमत ने भी उसको माना। तो ये कोई ऐसी चीज नहीं थी और मैं समझती हूँ कि बहुत अच्छी तरह से सारा काम हो गया। ठीक है जी, चलिए अच्छी तरह से सारा काम हो गया। मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। राना एहसान अफजल साहब, शैला रजा साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज में और फैसल चौधरी साहब ने अभी मैं ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया चौधरी साहब वक्त देने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। चौधरी साहब, बुशरा बीबी की जमानत होगी, रिहाई नहीं हुई है, तो क्या कोई ऐसे कोई इम्कानात हैं कि रिहाई के बाद, जैसे अगर हम हिस्ट्री को याद करें तो नुसरत भुट्टो साहिबा, कुलसूम नवाज साहिबा मैदान में आई थी और पार्टी जिस अगर तितर बितर हो जिसको बचाया जाता है, कोई ना कोई फ्रंट से लीड कर रहा होता है, तो बुशरा बीबी के भी इम्कानात हैं सियासत में आएंगी वो? देखिए, बुशरा बीबी जो है वो तो गैर सियासी खातून है और उनके ऊपर जो बनने वाले मुकदमात हैं वो भी सारे जो है वो लघु हैं, बेबुनियाद हैं और उनको तो टारगेट किया जा रहा है सिर्फ इमरान खान की ज़ौजियत की वजह से, और इमरान खान साहब को तकलीफ देने के लिए। और अनफॉर्चुनेट बात यह है कि आप देखिए कि आज जो उनकी बेल हुई एक और झूठे केस में, और बेल लेने के बाद जो जजेस हैं, हम क्या कहें उनको कि FIA में सारे जजेस गायब हो गए। कभी ये भी होता है कि एक अदालत जो है उसमें 3 जज हों और 3 जज जो हैं वो सिर्फ इस वजह से वो आए ना कि जी उन्होंने कोई रोकार जो एक हमारा टेक्निकल चीज होती है उसको साइन करना, दैट इज अनफॉर्चुनेट। अब इसमें जो है मजम्मत भी कर करके थक गए हैं कि एक खातून खाना से जो है इस लड़ते हैं इस हुकूमत की टांगे, अगर वो आएंगी बाहर आ जाएंगी तो उसमें क्या हर्ज हो जाएगा। 8 महीने उनको आपने सजा दी है और वो कॉन्विक्ट भी नहीं है प्रीवियस जो पॉलिटिकल लीडर्स की तरह। तो ये बातें जो हैं इससे सियासत में तलखियाँ जो हैं वो बढ़ी हैं और ये बढ़ाए जा रहे हैं और फिर आखिर में
जिनके कहने पे ये बढ़ा रहे हैं वो पीछे हो जाएंगे और इन्हीं को जो है भुगतना भी पड़ेगा। अवाम का गुस्सा भी है और सारी चीज़ों के जो जिम्मेदारान हैं वो तो यही पार्टियां हैं जो इस वक्त हुकूमत में बैठी हुई हैं। और ये इस तरह से करना जो है ये एक तो बिल्कुल ज्यादती की बात नहीं, है। हुकूमत तो इतनी इस पोजीशन में होती है कि हुकूमत को तो किसी के कहने में आने की जरूरत नहीं होती, हुकूमत तो खुद बड़ी स्ट्रांग होती है, नहीं फैसल साहब? जी हाँ, अगर वो स्ट्रांग होती है जिसको पॉलिटिकल मोरालिटी का एज होता है, जिसके ऊपर पॉलिटिकल लेजिटिमेसी क्राइसिस नहीं होते। राना साहब, राना एहसान साहब, देखिए बात ये है कि अदालती मामला है और जजेस जो हैं उन्होंने ये इसके ऊपर कार्रवाई करनी है, तो हमें तो इस पर कोई इतराज़ नहीं है। अब इससे गवर्नमेंट का तो जो है अदालती मामलात से कोई लेना देना नहीं है, ये अपना अदालती मामलात पर सू करें और जो होगा हमें उससे कोई इतराज़ नहीं है। अच्छा, मैं शरद साहब आपकी इसमें तरफ आने से हमारा पहले क्या जरा रोल आता है? मैं जरा जजेस फैसल साहब का अगर- पॉइंट ले लूं, फिर आपकी तरफ आती हूं। जी जजेस फैसल साहब, आज प्रेजेंट नहीं थे जी तो उसमें फैसल हमारा क्या रोल है? नहीं करेगा। फैसल साहब, राना साहब कह रहे हैं कि इसमें उनका क्या कसूर है, उनकी हुकूमत का क्या कसूर है अगर जजेस नहीं थे? जी हाँ, हुकूमत प्रोसिक्यूशन होती है, ये राणा साहब बैरिस्टर हैं और इनको तो पता है सारे मामला का। ये हुकूमत प्रोसिक्यूशन करती राना है, साहब अदालत जो है बैरिस्टर तो वो नहीं है शायद, या एडजुडिकेटर बैरिस्टर होती हैं है। आप? नहीं, मैं बैरिस्टर नहीं हूँ, लेकिन राना आज साहब देखें ये बैरिस्टर- तो जजेस ने जो है वो कार्रवाई करनी है, वो आज अगर जजेस प्रेजेंट नहीं है तो उसमें प्रोसिक्यूशन तो मेरे ख्याल कुछ से नहीं कर बैरिस्टर सकती अकील ना। मलिक समझ गए जी। हैं। राना एहसान अफजल साहब तशरीफ रखते हैं। फैसल चौधरी साहब, मुझे सिर्फ ये आपने डॉक्टर साहब ये जी, पूछ जी। दीजिए कि क्या ये स्टेटमेंट देते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट कि उनको सुबह तक किसी और झूठे केस में गिरफ्तार नहीं करेंगे और की जो बेल और जो प्रोसेस है उसमें कोई हर्डल नहीं डाली जी जाएगी? राना साहब, देखिए मैं कोई पेशोन गोई तो नहीं कर सकता या मैं कोई वो आगे फ्यूचर तो नहीं प्रिडिक्ट वो कर कह रहे सकता। गारंटी दें आप। देखिए गारंटी देखें, ये तो अब ये सारे कानूनी और अदालती मामलात हैं। अब मुझे नहीं पता कि किस किस्म कानूनी के, नहीं है ना, ये सियासी है ना राना साहब, भाषाओं वाली बात है। देखें मुझे अब क्या पता अगर कोई पेंडिंग केस उनके ऊपर हो ना हो, अब ये चीज़ मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि क्या होने जा रहा है। लेकिन अभी अगर जी फैसल साहब, तक आप कोई और बनाएंगे, अभी तक उनके ऊपर कोई पेंडिंग केस नहीं है। और ये जो सारा मामला किया गया उनके ऊपर एक झूठा केस बनाने के लिए जो है वो किया गया ताकि उनको रिलीज जो है ना किया जा सके और उनको मजीद कैदोबंद में रखा जा सके। लेकिन फिर तो अगर कोई केस पेंडिंग नहीं है और ये दुरुस्त कह रहे हैं तो फिर मेरे ख्याल से वो उनको बेल मिल जाएगी, और अगर कोई हुआ पेंडिंग केस तो वो सामने आ जाएगा। शैला साहिबा, आप क्या समझ रही? मेरे लिए तो खुशी की बात है कि उनकी आज बेल हो गई और कोई भी यहाँ पे ऐसा शख्स नहीं है जो चाहे कि कोई खामखा जाए। लेकिन जहाँ तक बात की कोई गैर सियासी खातून है, मैं नहीं समझती। अगर वो अपनी पार्टी के लोगों को ये ऑर्डर कर सकती हैं कि जो भी कुछ इस तरह से करे उसको गद्दारी से मिला दो, बाकायदा एक पॉलिटिकल वो लोगों को सोच दे रही हैं, लोगों को एक हिदायत दे रही हैं, तो पॉलिटिकल तो है। और जहाँ तक बात है कि वो हुकूमतें जो कि उन्होंने कहा कि ये होती हैं उनके ऊपर कोई मसला नहीं होता, तो आपकी हुकूमत भी तो बहुत ही ज़्यादा मतलब लेजिटिमाइज और क्या क्या आप कह रहे थे वो थी। लेकिन आपको तो एक कानून भी पास करना होता था, तो कहलवाना पड़ता था, फ़ोन कराने पड़ते थे लोगों से और सब कराना पड़ता था। तो बात ये है कि जी फैसल कुछ कह रहे हैं, आपकी इजाज़त। जी फैसल, जी फैसल साहब, मैंने कहा इसको फोन कराना पड़ता, नाम भी ले देना। आपके लोग ये आपके बानी लीडर ये कह रहे थे कि जब हमें बिल पास कराना होता था तो हमें फ़ोन कराना पड़ता था अपने लोगों को कि भाई आप असेंबली आए, और जब भी हम कोई बड़ा काम करने लगते थे जो कर नहीं सके बेचारे, तो उस वक्त जो है ना जो हमारे MNAs थे वो अपनी डिमांड डाल देते थे। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ा काम हुआ है, एक तरमीम हुई है जिसमें ख़ुद PTI जो कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नाम से है, वहाँ पे उसने पार्टिसिपेट किया है, कोई डिसेंटिंग नोट नहीं दिया। और पार्टी के अंदर दरार पड़ रही है कि एक ग्रुप चाहता था पार्टी के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर वाला, कि वो बैठे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के सिलेक्शन में। लेकिन हुआ तो वक्त की बात होती है। जी फैसल साहब, कुछ ऐड करना चाहेंगे? जी नहीं, बात यह है कि ये नाम क्यों नहीं लेती हैं, बानी क्या होता है? वो कह रही किसका नाम लेना है? नाम शैला साहब कह रही किसका नाम लेने की जिद कर रहे हैं? किसका खौफ है?
किसका खौफ है कि नाम नहीं लिया जा सकता? नहीं तो मुझे किसका नाम लेना है? वो पूछ रही किसका नाम लेना है, वो कह रही मैं समझ नहीं पा रही आपकी बात, आप किसके नाम लेने पे जोर दे रहे हैं? कायद ये कहते थे कि जब हमें बिल पास कराना होता था तो हमें फोन करवाना पड़ता था बड़ी ताकतों से, जिन्होंने आपको लाने के लिए आरटीएस बिठाया था, जिनके आप थर्ड ऑप्शन थे। आप पानी पानी कह रही हैं, आप तो दिलेर खातून है, आपसे तो हम इंस्पिरेशन लेते हैं। मैंने वही जुमले दोहराए, मैंने वो जुमले दोहराए जो आपके बानी कहते थे कि जब हमें बिल पास कराने क्या होता है? आपके बानी का कैदी नंबर क्या है? वो 804 जी 804। तो मुझे तो कोई मसला नहीं है उनका नाम लेने में, लेकिन मैं ये बता रही हूँ कि हमारा मौजू उनका नाम नहीं है, हमारा मौजू हुकूमत की ताकत है कि आपकी हुकूमत की ताकत क्या थी, आपकी हुकूमत की ताकत क्या थी। देखिए यहाँ केस तो चल नहीं रहा जो आप इधर उधर कर रहे हैं, बात ये हो रही है कि आपकी हुकूमत की ताकत क्या थी जो आप दूसरी हुकूमत की ताकत की बात कर रहे हैं। आपसे एक शख्स का नाम नहीं लिया जा रहा, मैं क्यों लूं? आपके पास तरमीम की ताकत मुझे क्यों, मैं क्यों उसका नाम लूं जब मैं समझती हूँ कि वो लोग जो कि मुल्क की तंसीबात पे हमला करें, मुल्क के लिए नुकसानदेह साबित हो, नाम नहीं लेना चाहिए उनका। आप किसका कैसे नाम नहीं ले रही? अगर आपके पास अवामी मैंडेट जिसका होता है या लेजिटिमेट, आपको किसी से डरने की क्या जरूरत है? आप तो अवामी लोग हैं, उनके करतूत ऐसे नहीं है कि जिससे नाम लिया डरते थोड़ी है। उनके काम ही ऐसे नहीं है जैसे बानी एमक्यूएम का नाम नहीं लिया जाता। हम ये समझते हैं कि वो लोग जो मुल्क के लिए नुकसानदेह हो उनको बेनाम रहना चाहिए, बेनाम रहना चाहिए। मुझे तो कोई परवाह नहीं, परवाह की बात नहीं है, अपनी अपनी अखलाकियात हैं कि आप मुल्क दुश्मन नासिर को कैसे देखते हैं। छोड़े हुए जो ये हैं वो आपके अलाए है कि एमकेएम जो है वो क्या इन्होंने बनाई है? जो आपके साथ है उन्होंने बनाई। अब अल्ताफ हुसैन और कैसे करेंगे? आए हैं, अब वो वोट लेकर आए हैं, उनका जो लीडर है वो खुद उसका नाम नहीं लेते। वोट तो आपके फिर जो आपके साथ थे तो दूध से धुले हुए थे। अच्छा वैसे एक सवाल है शैला साहब, एक सवाल है, क्या बानी एमक्यूएम और बानी पीटीआई एक हैं? नहीं, बानी एमक्यूएम से बहुत आगे जाके बानी पीटीआई ने बातें की हैं और कराची के एक तबके में बहुत ज़्यादा इसके ऊपर रिजर्वेशंस पाई जाती हैं कि ये बहुत ज़्यादा इन्होंने बातचीत की है बानी एमक्यूएम। खान साहब इसलिए उनको कुछ कहा नहीं गया, वरना उन्होंने हदें तो बहुत पार की हैं। बहुत ज़्यादा इस पे बात है और ये कोई मामूली बात नहीं होती है जिस तरह की बातें की गई हैं, जिस तरह से भारत जो नहीं कर सका वो हमारे मुल्क में हुआ। तो फिर जो मिलिट्री कोर्ट्स वाला मामला है उस पर आपकी पार्टी को भी तो तहफ़्फ़ुज़ात है ना, उस पर ज़रा थोड़ा सा। हमेशा से ना सिर्फ मिलिट्री नहीं तो फिर ये जो सब सानिया 9 मई है, ऐसे मामला जो हैं उस हवाले से मैं बात करना चाह रही हूँ। अब ये तो वक्त डिसाइड करेगा कि पार्लियामेंट इसके लिए क्या चाहती है क्या नहीं चाहती। जो मेरी पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो हमेशा से हैं और उस पर हमने हमेशा खुल के बात की है और हमने अपनी हर बात खुल के की है हमेशा, चाहे नैब के ऊपर बात की हो, चाहे 62-63 पे बात की हो, किसी पे भी की हो, हमेशा सीधी बात रखी है और अल्हम्दुलिल्लाह आज आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो है मामलात हो रहे हैं। ठीक है राना साहब, इमरान खान साहब पे तनकीद होती है, मैं तो खैर नाम भी ले लेती हूँ, मुझे वैसे किसी ने कुछ कहा नहीं है, ठीक है, आप उनको बानी चेयरमैन पीटीआई कह दें, कैदी नंबर 804 कह दें, या फिर आप उनको इमरान खान कह दें। उनके जो केसेस हैं फिर उनका आप आगे हल क्या देखते हैं? क्योंकि सॉरी टू से दिस के मैं जजेस को मुतनाज़ बनाने के हक़ में नहीं हूँ, लेकिन सियासतदान ही आकर कहते हैं कि ये मेरा फेवरेट जज है, ये उसका फेवरेट है, ये उसके लिए दिल में हमदर्दी रखता है, उसके लिए दिल में बुग़्ज़ रखता है, घृणा रखता है, ऐसी बातें सियासतदान आके बताते हैं। तो जो एक साहब जिनके मामले के हवाले से कहा जा रहा था कि ये चीफ जस्टिस ना बने, सिर्फ उनकी वजह से 26वें आईनी तरमीम जल्दी जल्दी पास की गई, मंजूर की गई, इसका नफाज किया गया। अब उन साहब से बहुत उम्मीदें थी पीटीआई को जो चीफ जस्टिस नहीं बन सके, तो अब आप क्या फ्यूचर देखते हैं बानी चेयरमैन पीटीआई के केसेस का? सर ऐसा तासुर आप लोग देते हैं ना, मैं तो कह रही हूँ, मैं इस हक में नहीं हूँ कि जजिस को बेचारे मतलब जजिस को मुतनाज़ बनाया जाए। सियासतदान बाबे बेचारे बन जाते हैं और कहते हैं जजिस मुतनाज़। अगर किसी से उम्मीद है तो जजिस से ही उम्मीद होनी चाहिए, अदलिया से उम्मीद। सर मेरिट पर होनी चाहिए ना, जब मेरिट की बात होगी तो फिर कोई भी जजों से उम्मीद रखें। देखिए जब मेरिट की बात होगी तो किसी शख्सियत से उम्मीद ना रखें, फिर उस मनसब पे जो बंदा बैठा है उससे उम्मीद रखें, चाहे वो कोई भी है। डॉक्टर शाहबाज आप बात तो सुन लें, आप स्काइप पे, आप मैं हूँ तो जी फैसल साहब, एक मुझे टेक्निकल डिसएडवांटेज है, अगली बार आप स्टूडियो में आना है।
अगर एक जज साहब जो हैं वो मुतासिब हैं, उन्होंने एक पार्टी के साथ गलत बात की और फिर लार्जर बेंच के तमाम जजेस ने कहा, फिर उन्होंने खुद कहा कि मेरा फैसला गलत इंटरप्रेट किया और इलेक्शन कमीशन ने कहा जी हमने बिल्कुल सही साबित इंटरप्रेट कैसे होता है कि जज जो है मुतासिब है? फिर आप जो हैं उनके साथ अगर आप ये भी नहीं कह सकते कि अगर एक जज साहब ने आप जिन जज साहब का जिक्र कर रही हैं आप, मंसूर अली शाह साहब का, जी जी जी, उन्होंने पीटीआई की फेवर में कौन सा जजमेंट दिया है, जरा ये बताइएगा। क्या मंसूर अली शाह साहब की तारीफे गुलाबे नहीं मारे जाते थे इधर से? अच्छा चौधरी साहब, मैं सॉरी आपके कथा कलामी के लिए माजरत, मैं सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ कि अगर आपके हक में फैसला आता है तो वो जज बेहतरीन है, अगर आपके हक में नहीं आता है तो वो जज मुतनाज़े है और तासुब से भरा हुआ है। इसी तरह कोई भी फैसला किसी ना किसी के तो हक में जाएगा और किसी न किसी के खिलाफ जाएगा, तो मीठा मीठा हपक कड़वा कड़वा थू थू के हक में किया और पीटीआई ने उनके बारे में क्या कहा है? देखें फिर माजी में बहुत से जजेस ऐसे हैं जिनसे नवाज शरीफ साहब को बड़े गिले शिकवे हैं, राना एहसान साहब, फिर भुट्टो साहब को इंसाफ 45 साल के बाद मिला। देखें इसमें तो कोई शक नहीं है आज के साकिब निसार साहब का क्या किरदार था नवाज शरीफ को सजा दिलवाने में। नहीं, अब क्या मौलवी मुश्ताक साहब का जो किरदार है उस पर बात की जाए, मुझे बताएं। जो जाती हुई वो एक पूरे कौम तो क्या वो अजाला हुआ? मैं तो उसको अजाला इसलिए नहीं मानती कि देखिए 45 साल के बाद उनकी शहादत के 45 साल के बाद उनको इंसाफ मिल रहा है ना। 45 साल ये भी तो थे ना, तो इनके अपने ये क्यों नहीं करा सके? ये राणा साहब की गवर्नमेंट थी, जो शैला बीबी की लीडरशिप पे जितने केस बने थे वो राणा साहब की लीडरशिप ने बनाए थे। बताए ना कि जरदारी साहब के ऊपर जितने भी केसेस थे वो किसने बनाए थे? क्या ये पार्टी नहीं लगती? जवाब ले लेते हैं दोनों का जवाब। जो है केसेस बने, आज बुशरा बीबी की जमानत हुई है ना, लेकिन जरदारी साहब देखिए आज बुशरा बीबी की जमानत हुई है, केसेस बने, लेकिन जरदारी साहब पे तो बगैर किसी सजा के अगर पूरा एक पीरियड देखा जाए कलेक्टिवली तो वो 13 साल बनता है, जो एक रिकॉर्ड है इस पाकिस्तान की अदालत से। ये सवाल है कि ये क्यों इनको इतना जेल में रखा गया जबकि उनको कोई सजा भी नहीं। मैं आपको इसका जवाब दे देता हूँ। देखिए मिसाक जमहूरियत जब हुआ तो इन पहलुओं के ऊपर बड़ी डिटेल में अपनी लीडरशिप की वजह से पीपल्स पार्टी के साथ जो ज्यादती की उस पे राणा साहब पे देखिए हम तो 90 की जो सियासत थी वो नेगेटिव सियासत थी और उसको दफन किया मिसाक जमहूरियत ने और हम आगे बढ़े। और जो हमने सीखा पाकिस्तान की तारीख से कि किस तरीके से जमातें इस्तेमाल होती रही, फिर रास्ता जो दिया दोबारा वो पीटीआई ने दिया। और पीटीआई जब हुकूमत में आई तो ये एक फाशिस्ट हुकूमत थी। आज अगर इन्होंने फौजी तनसीबात के ऊपर हमला आवर हुए ये, तो आज ये जो है वो भुगत रहे हैं उसकी चीज़ें। देखें बात ये है कि जुडिशरी, बिल्कुल जुडिशरी का एक रोल रहा, नेगेटिव रोल रहा, जहां जुडिशल एक्टिविज्म हुआ, चाहे वो स्टील मिल के हवाले से हो, रिकोडिक के हवाले से हो या प्राइम मिनिस्टर्स को फारिग करने के हवाले से हो। और ठीक है हमने सियासत में उसका फ़ायदा भी उठाया होगा अगर गिलानी साहब की बात करें, या फिर अगर हम बात करें मियाँ नवाज शरीफ को जिस तरह जो है कामे के ऊपर 10,000 जो है वो की तनख्वाह ना लेने पे निकाला गया, तभी हमने ये तरामीम की हैं इसी उम्मीद से कि अब हम इन चीज़ों से निकलेंगे और आइनी जो बेंच है वो आइनी मामलात को देखेगा। और जो ये क्रीज से बाहर निकल के खेलने वाली बात है 63A की तशरीह आपके सामने है कि जब आपने एक हुकूमत गिरा दी, एक और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट की जिससे माशी इंस्टेबिलिटी आई, वो क्या पीटीआई के फेवर में नहीं की गई थी? आज वो रिवर्स हो गई है और बिल्कुल रिवर्स हुई है। तो जब आइन की तशरीह करने से हटके आप आइन को रीराइट करना शुरू हो जाए तो तभी ये नुकसानात होते हैं और तभी हम यहाँ पहुँचे हैं। और बिल्कुल जो 12 जुलाई को फैसला आया, सवाल एक था, सवाल क्या था कि क्या SIFC को ये SI जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है इसको सीटें जो हैं वो मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। इसको हाँ या ना कर देते तो शायद मामलात इतना ना बढ़ते। हाँ दे देते सीटें अगर उनको दें, लेकिन उन्होंने एक क्रीज से हट के बाहर जाके आइन को रद्द करके वो फैसले किए। तो आज हम जो और फिर उसी देखें जो 8 मेंबर जो मेजॉरिटी 8 मेंबर थे वो क्लैरिफिकेशन जारी कर रहे हैं। एक क्लैरिफिकेशन जारी की उसके ऊपर बगैर कॉज लिस्ट के की, दूसरी क्लैरिफिकेशन की बगैर तो मैं समझता हूं कि ये जब आप बियॉन्ड आप एक कानून के कायदे के जो सुप्रीम कोर्ट के हैं उनको भी तोड़ के अगर आप समझते हैं आपने अगर फैसले सुनाने तो फिर ये नतीजे जो हैं वो फिर चौधरी साहब मुस्कुरा रहे हैं आपकी बात पे। जी चौधरी साहब, पहली बात तो ये है कि मैं बिल्कुल शैला आपा के इस मुतालबे की हमायत करता हूँ कि राना एहसान अफजल साहब जो हैं वो अपनी लीडरशिप के उस रवैये पे माफ़ी मांगे
जो उन्होंने जरदारी साहब के साथ ज्यादती की, जो उनको जेल में डाला, अगर राणा साहब पे चौधरी साहब ने स्मार्टली अपनी मर्जी की बात चुन ली आपके गुफ्तगू में से। सीओडी जब हुआ तो ये चीजें खत्म हो गई। सीओडी जब ये हुआ तो खत्म हो गई। और इंटरप्रिटेशन को आपने, ये तो मैं तो कंफ्यूज हूँ। मैं कह रही हूँ कि अगर किसी को अगवा किया जाता है बकौल आपके, ठीक है, तो फिर उसको शो कॉज नोटिस किस बात का दिया जाता है कि बताओ तुम्हें अगवा क्यों किया? उसके साथ हमदर्दी होनी चाहिए ना। क्या तुम अगवा हो गए थे? अगर कोई हुआ था तो होंगे तो आपको शो कॉज मिलेगी। अगर पार्टी के अगेंस्ट होगा तो शो कॉज मिलेगी। ये लॉ है। देखिए ये जी राणा साहब, ये क्या लॉ है वैसे ना? ये लॉ होगा ना, सारी बात। अगर ये शो कॉज नोटिस किसी को दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि उसकी ज़मीर की आवाज है। मैं तो यही समझता हूँ। जी शहनाज साहब, शो कॉज नोटिस भी मिल रहा है इस बंदे को और वो अगवा भी हो गया। देखिए मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आज़ाद अरकान से वोट लिया गया, ठीक है। अब जिन्होंने वोट नहीं दिया आप उन पर शक कर रहे हैं, उनको शो कॉज दे रहे हैं। अगर वो वोट देने आते कहीं असेंबली में आपको नजर तो बात थी। थोड़े दिनों पहले तक तो आप उनके साथ दुख भरी दास्तान सुना रहे थे कि हम रात को असेंबली के बाथरूम में बंद थे, वहाँ से पकड़े गए, यहाँ से पकड़े गए। तो वो उनसे तो हमने वोट ही नहीं लिया है। और सीधी बात यह है कि ये जो हम ख्याल जजेस थे, इनके पास 1 साल से जो है वो लगी हुई थी अपील के 63A जो है, इसको आप देखें कि ये गलत फैसला है तो क्यों नहीं सुन रहे थे। और रीराइट हुआ था। बहरहाल आपका काम तशरीह करना है, उसको लिखना नहीं। आप ऐसे फैसले करेंगे कि वज़ीर आला बग़ैर इंतख़ाबात के जो हैं वो बन जाएं, और 1 हफ़्ता पहले आप उसका दूसरा फ़ैसला किया हुआ था। तो इस तरह की बातों से काम चलता नहीं है और हम चलने नहीं देंगे। चलिए, यानी ऐसे नहीं चलेगा। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।